नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्यात्मक परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि इस चैनल पर मनोविज्ञान विषय से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर व्याख्यात्मक परिचर्चा प्रस्तुत की जाती है, जो अवश्य ही आपको विभिन्न परीक्षाओं में लाभकर सिद्ध होगी। तो प्रश्न है, जेम्स लांजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जेम्स लांजे के सिद्धांत की बात की जा रही है। आप जानते हैं कि जेम्स और लांजे ने संवेग का सबसे पहला सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि संवेग में संवेगात्मक व्यवहार पहले होता है और उस व्यवहार के आधार पर हमें संवेगात्मक अनुभूति होती है। जैसे भालू को देखकर हम भाग जाते हैं, इसलिए डर जाते हैं। यानी कि व्यवहार पहले घटित होता है, संवेग बाद में घटित होता है। तो उस आधार पर हमें व्यवस्थित करना है, क्रम में व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन सा व्यवहार होता है। तो आप ऑप्शन में देखिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। संवेग उत्पादक स्थिति, संवेग की अनुभूति, संवेगिक प्रत्युत्तरों का निष्कर्षण, मस्तिष्क, मांसपेशियों और अन्य अंगों से संवेदिका फीडबैक प्राप्त करना। आप ध्यान दीजिएगा कि हमने बताया कि संवेगात्मक व्यवहार पहले उत्पन्न होता है, तब संवेगात्मक अनुभूति होती है। यानी कि हम क्या होता है, भालू को देखकर भाग जाते हैं, इसलिए डर जाते हैं। तो यानी कि पहले भालू को देखेंगे, यानी कि संवेगात्मक उत्पादक स्थिति पहले होगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे, 1 नंबर आप देंगे संवेगात्मक उत्पादक स्थिति को। उसके बाद जब आप संवेगात्मक उत्पादक स्थिति की बात कर लेंगे तो आप देखेंगे कि संवेगी प्रत्युत्तरों का निष्कर्षण, आप उसका निष्कर्षण करेंगे। यानी कि जो आप स्थिति देखेंगे उसके आधार पर आप उसका एक तरह से निष्कर्षण करेंगे, तब आप इसको 2 नंबर देंगे। फिर आप भागने की क्रिया करेंगे, यानी कि आपके आंतरिक अंगों के मस्तिष्क, मांसपेशियों और अन्य अंगों से संवेदिका फीडबैक प्राप्त होगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, भागेंगे। तो ये क्या है, आप 3 नंबर देंगे। और जब आप भागेंगे, यानी कि जब आप व्यवहार करेंगे, तब आप में संवेग की उत्पत्ति होगी। तो इस आधार पर आप देखें तो आपको कूट में मिलेगा, एक कूट में मिलेगा आपको 1, 3, 4 और 2। आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन में 1, 3, 4 और 2 मिल रहा है, कहां, डी में। और आपका ऑप्शन सही होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये अभिकथन तथा तर्क वाले प्रश्न हैं। अभिकथन है कि अहम सुरक्षा रचना तंत्र, यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म की बात की जा रही है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म व्यक्ति को घोर दुश्चिंता से बचाता है। जाहिर सी बात है, जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म हैं, रक्षा युक्तियां हैं, वो हमें विभिन्न तरह के तनाव, चिंताओं से बचाती है। तो अवश्य ही आप देखेंगे कि यह ऑप्शन तो पूरी तरह से सही प्रतीत हो रहा है। वहीं हम बात करें कि दुश्चिंता का प्रमुख मनोगत की प्रकार, प्रमुख मनोगत की जो प्रकार है, किसी व्यक्ति को स्वीकार्य ऐच्छिक आवेग के चेतन अभिज्ञान से बचने में सहायता करता है। क्या कह रहा है कि चेतन अभिज्ञान से बचने में सहायता करता है और आवेग को केवल अप्रत्यक्ष दृष्टि की अनुमति देता है। तो यहीं पर यह चीज गलत हो जाती है। तो आप देखेंगे कि तर्क तो गलत है और अभिकथन सही है। तो इस आधार पर अगर आप कूट में देखें तो आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, सी मिलेगा कि ए सही है और आर गलत, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। सातत्यक जन्म भार किसके अध्ययन का आधार है, यानी कि जो कंटिन्यूअस बर्थ वेट है वह किसके अध्ययन का आधार होगा। आप देखेंगे बौद्धिक विकास में जैविक कारकों के प्रभाव, बौद्धिक विकास में आनुवांशिक कारकों, बौद्धिक विकास में आनुवांशिक तथा सांस्कृतिक हो नहीं सकता, बौद्धिक विकास तथा जैविक, सामाजिक सांस्कृतिक हो नहीं सकता। तो इस आधार पर आप देखें कि सातत्यक जन्म भार का जो आधार होगा वो बौद्धिक विकास में जैविक कारकों के प्रभाव से होगा और आपका ऑप्शन सही होगा ए। आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या को सुलझाने की विधि है। आप जानते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की मुख्य रूप से 2 विधियां देखने को मिलती है, एल्गोरिदम विधि और ह्यूरिस्टिक विधि। तो उसी के साथ साथ प्रयत्न एवं भूल भी
समस्या समाधान की विधि है इसमें जो दिया गया है। तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन में मिलेगा प्रयत्न एवं भूल, मेंटल सेट हो नहीं सकता, एल्गोरिदम और ह्यूरिस्टिक। तो इस आधार पर आप देखेंगे प्रयत्न एवं भूल, एल्गोरिदम और स्वानुभाविक यानी कि ह्यूरिस्टिक विधि, और ये मिल रहा है 1, 3 और 4 आपको ऑप्शन में मिलेगा सी, और आपका ऑप्शन क्या सही होगा? सी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है अभिकथन तथा कारण वाले प्रश्न है। एक स्मृति प्रयोग में भाग लेने वाले अपने कार्य को करते हुए, क्या करते हुए? कार्य को करते हुए शाब्दिक और दृष्टि दोनों का संकेतीकरण कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि कार्य करते हुए यानी कि वर्किंग समय में बात की जा रही है, शाब्दिक और दृष्टि दोनों को संकेतीकरण कर रहे हैं। वहीं तर्क क्या कह रहा है कि कार्य साधक स्मृति, देखिए वर्किंग मेमोरी की बात की जा रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी कार्य करने की बात की जा रही है, यहाँ वर्किंग मेमोरी के एक घटक यानी कि एपिसोडिक बफर की बात की जा रही है, एपिसोडिक मेमोरी की बात की जा रही है, का कार्य स्वर्णिम लूप और स्थानिक स्केच पैड, चूंकि वर्किंग मेमोरी को ही स्थानिक स्केच पैड भी कहा जाता है, वर्क ब्रेंच भी कहा जाता है, से अल्पावधि के लिए सूचना का एकीकरण और भंडारण के लिए किया जाता है। अवश्य ही आप देखेंगे कि अभिकथन तथा तर्क दोनों सही है। आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी को, जब हम लॉन्ग टर्म मेमोरी को दो भागों में जब बांटते हैं तो एक को कहते हैं डिक्लेरेटिव मेमोरी, एक को कहते हैं नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। वहीं जब डिक्लेरेटिव मेमोरी में आप देखते हैं एपिसोडिक मेमोरी और सेमेंटिक मेमोरी, जबकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच में एक मेमोरी, या आप उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहा जाता है कहीं कहीं, जिसे वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। वर्किंग मेमोरी में हम चीजों को क्या कहते हैं? संसाधित करते हैं, सूचनाओं का संसाधन करते हैं, उसी से बना हुआ प्रश्न है ये। तो अभिकथन भी आपका सही है और तर्क भी सही है, साथ ही साथ क्या है, जो आर है वो क्या कह रहा है? व्याख्या कर रहा है अभिकथन की कि हम वर्किंग मेमोरी में क्या करते हैं कि शाब्दिक और दृष्टि दोनों के संकेतीकरण एक साथ करते हैं, क्योंकि हम वहां पर वर्क ब्रेंच पर काम कर रहे होते हैं, स्केच पैड पर काम कर रहे होते हैं। तो अवश्य ही जो आपको ऑप्शन सही मिलेगा कोट में, वो आपको मिलेगा ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है और आपका ऑप्शन सही होता है ए। आइए अगले प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित प्रेक्षण मूलक अधिगम, ऑब्जर्वेशन लर्निंग की बात की जा रही है यहाँ पे, में आने वाले चरणों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्योंकि जानते हैं आप कि प्रेक्षण अधिगम वेंडूरा द्वारा दिया गया प्रस्तावित अधिगम सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने उनका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग बेबोडाल का है, उसी बेबोडाल पर ही अध्ययन किया गया और उसमें कुछ चरण होते हैं, उन चरणों को यहाँ दिया गया है। वे 4 चरण होते हैं कि जो भी चीजें, क्योंकि उनको लघु फिल्म दिखाई गई थी, उसी के आधार पर इन्होंने कहा था कि हम प्रेक्षण अधिगम कैसे करते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन करके हम चीजों को देखकर कैसे सीखते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी कोई चीज देखते हैं क्या करते हैं? अटेंशन करते हैं। तो एक तरह से अवधान, अटेंशन करते हैं, अटेंशन करने के बाद उसको क्या कहते हैं? प्रतिधारण करते हैं। अटेंशन के बाद रिटेंशन करते हैं, रिटेंशन के बाद आप प्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद तब मोटिवेशन या आप उसको क्रियान्वयन करते हैं। तो आप इसको 1 नंबर दे रहे हैं, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, और लास्ट में आप देखें अभिप्रेरणा को 4 नंबर देंगे। इस आधार पर अगर आप देखें तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो सी में मिलेगा, 2, 4, 1 और 3, और आपका ऑप्शन सही होगा सी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति समूह प्रत्यभिज्ञान में असफलता के संकेत देता है? प्रत्यभिज्ञान की बात की जा रही है यहाँ पर, और उसमें असफलता का संकेत कौन सा समूह देता है? यानी कि इन 5 ऑप्शनों में से आपको समूह का चयन करना है जो असफलता का संकेत देगा। किसमें? रिकॉग्निशन में। तो आप देखिए, तो यहां पर दिया हुआ है साहचर्यात्मक अभिज्ञान घात, संरचनात्मक चलाघात, चेहरे का प्रतिविज्ञान घात, प्योर अलेक्सिया और अटैक्सिया। ठीक है, ये आपके पास 5 ऑप्शन है। तो यहां पर रचनात्मक चालघात हो नहीं सकता और अटैक्सिया नहीं होगा। तो इस आधार पर आप देखें तो 1, 3 और 4 यानी कि साहचर्यात्मक अभिज्ञानघात यानी कि एसोसिएटिव एग्नोसिया होगा, और चेहरे की प्रतिज्ञताघात और
प्योर अलेक्सिया। तो इस आधार पर अगर आप कूट में देखें तो कूट में आपको मिल रहा है सी, यानी कि 1, 3 और 4, और आपका ऑप्शन सही होगा सी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अभिकथन तथा कारण वाले प्रश्न। तंत्रिका कोशिका की झिल्ली के अंदर दिए गए धनात्मक चार्ज ने अध्रुवीकरण किया है। ठीक है, ये न्यूरॉन्स के उत्तेजित विश्राम विभव तथा क्रिया विभव से बना हुआ क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि न्यूरॉन्स के जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें प्लस और माइनस आयंस होते हैं, अंदर प्लस और अंदर माइनस, और बाहर जब प्लस अधिक होते हैं तो क्या होता है, इसे कहा जाता है विश्राम विभव, यानी कि पोलराइजेशन कहा जाता है। लेकिन जब ही अंदर प्लस वाले आयंस जब अंदर आते हैं कुछ लघु अवधि के लिए, तब वहां पर क्या होता है, अध्रुवीकरण यानी कि डीपोलराइजेशन होता है। तो ये बात की जा रही तंत्रिका कोशिका के झिल्ली के अंदर धन चार्ज ने अध्रुवीकरण किया गया है, यानी कि धन चार्ज जब अंदर आता है तो डीपोलराइजेशन होता है। ये बात पूरी तरह से सही है। वहीं हम आर की बात करें तो आर कह रहा है कि झिल्ली का यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर का चार्ज धनात्मक था। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब विश्राम विभव में होता है तो अंदर का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, न कि धनात्मक होता है। तो ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आप जानते हैं कि जब विश्राम विभव होता है, जिसे आप पोलराइजेशन कहते हैं, उस स्थिति में अंदर माइनस आयंस अधिक होते हैं, बाहर प्लस आयंस होते हैं। लेकिन जब किसी उद्दीपक द्वारा उद्दीप्त होता है हमारा न्यूरॉन्स, तो सेल मेम्ब्रेन में लघु अवधि के लिए जो परिवर्तन होता है वह प्लस आयंस अंदर आते हैं और माइनस आयंस बाहर जाते हैं। उसी को डीपोलराइजेशन कहा जाता है, जिसे क्रिया विभव कहा जाता है। तो इस आधार पर आप देखें कि ए तो सही है, आर गलत है, और आपका ऑप्शन इस आधार पर मिलेगा ए सही, आर गलत, सी, और आपका ऑप्शन सही होगा सी। आइए अगले प्रश्न को देखें। 4 गुणे 5 की आसन्न सारणी का आधारित काई स्क्वायर के लिए स्वतंत्रता की खोज क्या होगी। आप टीएफ की बात की जा रही है यहाँ पर। चूंकि 4 गुणे 5 है, तो आप जानते हैं कि जब भी हम काई स्क्वायर में हमें निकालना होता है डीएफ की गणना, तो आप कहते हैं C-1 इन ब्रैकेट और R-1। तो इस आधार पर आप देखें तो 3 गुणे 4 होगा और होगा 12। तो इस आधार पर जो डीएफ आपको प्राप्त होगा वो 12 प्राप्त होगा, और आपका आंसर क्या होगा, सी। आइए अगले प्रश्न और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित घटनाओं में से कौन 3 महीने का गर्भाधान के दौरान नर के आंतरिक यौन अंगों के विकास में विशेष महत्व रखती है। ठीक है, यह डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से बना हुआ प्रश्न है। गर्भाधान के 3 महीने की बात की जा रही है, जिसमें नर के आंतरिक अंगों के विकास में कौन सा बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा, प्रति म्यूलेरियन हार्मोन्स की उपस्थिति, और आपका ऑप्शन सही होगा बी। आई होप कि आपको यह व्याख्यात्मक परिचर्चा पसंद आई होगी। आप इसी तरह के व्याख्यात्मक परिचर्चा से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि मित्रों को भी इसका लाभ मिल सके। आपका यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।